हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं BSOC 132 सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया का क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी और इसके बाद वाली वीडियोस भी अगर आप वन प्लेस पे चाहते हैं तो मैंने BSOC 132 का इग्नू दिसंबर 2024 करके एक फोल्डर बनाया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आपको वहाँ पे सारी वीडियोस ऑफ BSOC 132 मिल जाएंगी ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वो मैंने फोल्डर स्पेसिफिकली बनाया ही इसलिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की मिस ना हो फॉर द अपकमिंग एग्जाम। ओके, एंड वन मोर थिंग, ऊपर आई बटन में अभी एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा इम्पॉर्टेंट टिप्स करके। अगर आपने वो वाली वीडियो भी नहीं देखी है तो वो वीडियो आपको सबसे पहले देखनी है, क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखोगे देन आपके मन में बहुत सारे डाउट्स रहेंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगी, और वो वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल नो हाउ टू write in exam, how to write your answers to score better. Right, now starting with the question 6, हमें इसमें बताना है कि जो रिलीजन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है सोशल लाइफ में, और एमिली डर्कहाइम का जो व्यू था सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पे वो क्या था। जब हम बात करते हैं रिलीजन की सोशल लाइफ में, देन आप अगर अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ देखते हो तो आपको भी ये समझ होगी कि रिलीजन कितना ज़्यादा आपकी डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपकी सोशल लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और जब हम बात करते हैं एमिली डर्कहाइम की, तो ही इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी, और वो फंक्शनलिस्ट विचारधारा से थे। फंक्शनलिस्ट विचारधारा को में कौन होते, जो पॉजिटिव देखते किसी भी चीज़ में, जो कोई भी अगर कॉन्सेप्ट है सोसाइटी के अंदर उसका वो चीज़ कैसे पॉजिटिविटी लेके आ रही है, कैसे सोसाइटी के अंदर अच्छी वैल्यूज़ लेके आ रही है, कोहेजन लेके आ रही है। राइट, तो एमिली डर्कहाइम फंक्शनलिस्ट विचारधारा से प्रेरित थे या विचारधारा के अंदर आते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको इन ब्रीफ बता दिया कि अभी आपको आगे आंसर में क्या मिलने वाला है, ताकि आप एक अंडरस्टैंडिंग लेके देन यू कैन अंडरस्टैंड द आंसर इवन बेटर। नाउ जब भी आप कोई भी आंसर स्टार्ट करते हो तो आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा वो हमेशा इंट्रोडक्शन का रहेगा। यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो वो एक फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन है हर एक ह्यूमन सोसाइटी के अंदर। वो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन रहता है जो कि लोगों की मोरल वैल्यू, सोशल कोहेजन और इंडिविजुअल बिहेवियर को शेप करता है। राइट, ये हमारी लाइफ को मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। हम किस लिए हैं इस धरती के ऊपर, उस क्वेश्चन का जवाब हमें रिलीजन के द्वारा मिलता है। और किसी भी सोसाइटी के अंदर रूल रेगुलेशन रिलीजन ही सेट करता है। तो जब हम सोशियोलॉजिकल स्टडी करते हैं रिलीजन की, तो हम देखते हैं कि कैसे रिलीजन सोसाइटी के अंदर मेंटेन करता है सोसाइटी को, और सोसाइटी के अंदर चेंजेस भी रिलीजन के थ्रू आते हुए हमें दिखते हैं। रिलीजन के थ्रू जो मेजर चेंजेस है, ट्रांसफॉर्मेशन है सोसाइटी के अंदर, वो आती है। नाउ जब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजन लाइफ इन सोशल लाइफ, जब तो फर्स्ट इसका पार्ट आ जाता है सोशल कोहेजन। एक मैं आपको बता दूं, ये हम एमिली डर्कहाइम के पर्सपेक्टिव से आंसर लिख रहे हैं। तो एमिली डर्कहाइम ही बोल रहे हैं कि जो सोशल कोहेजन है वो रिलीजन का रोल रिलीजन प्ले करता है। अगर आपने लास्ट वाला क्वेश्चन देखा था कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, अगर आप उनके पर्सपेक्टिव से लिख रहे हो, राइट, अगर ये सेम क्वेश्चन आ जाता, बट यहाँ पे लिखेंगे वो डिस्कस कार्ल मार्क्स व्यू ऑन रिलीजन ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, तो यहाँ पे ये जितने आपके पॉइंट्स है ना, ये सब ये चेंज हो जाएंगे। फिर आप क्या लिखोगे कि जो मैंने उस क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस किया था कि कैसे रिलीजन ओपियम ऑफ मासेस है, रिलीजन की वजह से हायरार्कीज हैं, है ना, जो अपर क्लास के लोग हैं उन्होंने रिलीजन को फॉर्म किया ताकि वो ऑप्रेस्ड को अपना जो हुक्म है वो ऑप्रेस्ड के ऊपर चलाते रहे। तो इस तरीके से ये आपको अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करनी है। ये नहीं है अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कार्ल मार्क्स का आ जाता है तो आप सेम पॉइंट नहीं लिखोगे। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ के अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। ओके, तो जब हम एमिली डर्कहाइम की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि सोशल कोहेजन आ रहा है, रिलीजन लोगों को एक साथ लेके आ रहा है, जहाँ पे लोगों के शेयर्ड रिचुअल है, बिलीफ है, वैल्यू है, लोगों के अंदर यूनिटी और कलेक्टिव आइडेंटिटी रिलीजन के थ्रू फॉर्म होती है। जैसे कि हम क्रिसमस, ईद, दिवाली जैसे फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो लोग
एक साथ आते हैं, राइट। कम्युनिटी का बॉन्ड स्ट्रांग होता है और कलेक्टिव सेलिब्रेशन देखने को मिलते हैं कम्युनिटी के अंदर। तो ये क्या कर रहा है, सोशल कोहेजन कर रहा है, सोसाइटी के अंदर एकजुटता वाली जो फीलिंग है वो रिलीजन काम करता है। देन मॉरल फ्रेमवर्क इससे क्रिएट होता है, रिलीजन की जो टीचिंग्स है वो गाइड करते हैं कि हमें क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो एथिकल बिहेवियर, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग एंड डिसीजन मेकिंग, उन राइट डिसीजन से, उन राइट वैल्यूज को यूज करके हमारे राइट डिसीजन लेना हमें रिलीजन सिखा रहा है। एग्जाम्पल, जब हम द 10 कमांडमेंट्स की बात करते हैं क्रिश्चियनिटी में, तो वो प्रिंसिपल्स है कि किस तरीके से बिहेव करना है। वहीं पे जब हम हिंदुइज्म में धर्म की बात करते हैं तो वो हिंदुइज्म का जो प्रिंसिपल ऑफ धर्म है वो अपने आप में मॉरल गाइडेंस बन जाता है हिंदुइज्म के अंदर। ऐसे ही हर रिलीजन के अंदर उनकी मॉरल गाइडेंस उनको दी जाती है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एंड ऑल्दो हर एक रिलीजन में सेम ही चीज सिखाई जाती है, दैट इज बीइंग अ गुड ह्यूमन, राइट। तो ये जो मॉरल फ्रेमवर्क है ये रिलीजन क्रिएट करता है ताकि लोग राइट डिसीजन ले, किसी भी गलत राह पे ना जाएं। वहीं पे सोशल कंट्रोल हमें देखने को मिलता है, रिलीजन सोशल नॉर्म्स को रीइंफोर्स करता है, जहाँ पे वो डेविएंट बिहेवियर ताकि लोग ना करें उसको मोरालिटी से लिंक करके एक डिवाइन रिवॉर्ड या पनिशमेंट के थ्रू ले जाते हैं, राइट। ताकि लोग अच्छे काम करें तो कह देते हैं कि भगवान तुम्हें इसका फल देगा। वहीं पे अगर कोई गलत काम कर रहा है तो क्या कहते हैं कि कुछ ना कुछ पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी, जो कर्मों का फल जो कहते हैं। तो वो जो सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए रिलीजन भी काफी ज्यादा हेल्प में आता है, काफी ज्यादा यूज में आता है। अब एग्जाम्पल, जब हम हिंदुइज्म में कर्म की बात करते हैं, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दे रही थी, वो वही चीज है ताकि इंसान कोई भी गलत काम ना करे, सब अच्छे काम करे, किसी को हर्ट ना करे, कोई भी झूठ चोरी ये वाली चीजें ना करे। तो वो सोसाइटी को कंट्रोल करने का काम भी रिलीजन के द्वारा देखा जाता है। नाउ मीनिंग एंड पर्पस। अब रिलीजन जितने भी एसेंशियल क्वेश्चंस अबाउट लाइफ है कि हम कैसे आए, क्यों आए, डेथ क्यों हुई, सफरिंग क्यों हो रही है, हमारा इस लाइफ में पर्पस क्या है, तो ये सारा जो मीनिंग और पर्पस है ये हमें रिलीजन के थ्रू पता चलता है, समझ में आता है। अब फॉर एग्जाम्पल बुद्धिस्ट टीचिंग की हम जब बात करते हैं ऑन द 4 नोबल ट्रुथ, तो ये हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देता है कि हम कैसे, जो हमारी सफरिंग है, जो चीज़ें हमें दुख दे रही हैं, उनसे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो ये जो रोल है ये रिलीजन का देखने को मिलता है। देन सोशल चेंज में भी रिलीजन का बहुत बड़ा हिस्सा है, जहाँ पे जो रिलीजन है वो मूवमेंट्स को इंस्पायर कर रहा है ताकि सोसाइटी के अंदर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आए और जितने भी इनजस्टिस हैं ऑलरेडी सोसाइटी में उसको चैलेंज कर सके, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जब हम रोल ऑफ लिबरलेशन थियोलॉजी की बात कर रहे हैं लैटिन अमेरिका स्ट्रगल में, तो हम देख रहे हैं कि कैसे वो ऑपरेशन के अगेंस्ट उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की थी और जितनी भी इनइक्वालिटीज हो रही थी, इनजस्टिस हो रही थी सोसाइटी में, उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट निकल के आई थी। नाउ एमिली डर्कहाइम क्या बोलते हैं सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पे। जब हम एमिली डर्कहाइम की बात करते हैं तो ही इज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी अलोंग विद कार्ल मार्क्स एंड मैक्स वेबर। तो उन्होंने बात की कि जो रिलीजन है वो एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी के अंदर कोहेजन लाने के लिए और एक बेटर फंक्शनिंग हो सोसाइटी के। तो उन्होंने जो वर्क किया था द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, उन्होंने इस वर्क में रिलीजन के बारे में बात की है और उन्होंने बताया कि कैसे रिलीजन इम्पॉर्टेंट हो जाता है सोशियोलॉजी में स्टडी करने के लिए, बिकॉज ह्यूमन लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड रिलीजन। तो वो एक सेंट्रल पॉइंट हमेशा से रहा है विद इन द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। अब डर्कहाइम के क्या व्यूज हैं रिलीजन के ऊपर, उन्होंने बोला है कि रिलीजन अपने आप में एक यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ और प्रैक्टिसेस है जो कि सेक्रेड थिंग्स से कनेक्टेड है। सेक्रेड कौन सी भी थिंग्स होती हैं, सेक्रेड वो चीजें होती हैं जो प्योर, जिनको माना जाता है शुद्ध, राइट। जो रिलीजन के नाम पे जो हम चीजें करते हैं, राइट। जैसे कोई भी आप एग्जाम्पल में मुझे कमेंट करके बताना, जैसे कि मैं एक दो आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि चप्पल निकालते हैं हम तो वो सेक्रेड है अपने आप में, राइट। और जैसे सर को ढकना वो सेक्रेड है। तो ये जो सारी चीजें जो हम रिलीजन के नाम पे कर रहे हैं, जो हम अपनी डेली लाइफ से हटके जो चीजें करते हैं, वो सेक्रेड के अंदर आती हैं। नाउ
डर्कहाइम का क्या व्यू था कि जितने भी रिलीजन हैं वो हर एक कम्युनिटी को एक सिंगल फ्रेम में लेके आते हैं, मोरल वैल्यूज लेके आते हैं और लोग उन मोरल वैल्यूज को फॉलो करते हैं, यही रिलीजन का काम है। तो उन्होंने सेक्रेड एंड प्रोफेन के बारे में बात की। अगर आपको इन डिटेल जानना है कि व्हाट इज सेक्रेड व्हाट इज प्रोफेन, मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, आप सर्च कर सकते हैं या फिर आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। आई विल शेयर द वीडियो लिंक विथ यू, ओके। और मैं कमेंट पे भी वैसे डाल दूंगी, इफ़ यू वांट टू, तो आप मुझे कमेंट कर देना ना। सेक्रेड एंड प्रोफेन में उन्होंने एक डिफरेंस क्रिएट किया कि सेक्रेड क्या चीज़ होती है, प्रोफेन क्या होती है। सेक्रेड वो होती है जो हम डेली लाइफ में नहीं कर रहे और हम स्पेसिफिकली फॉर रिलीजियस पर्पस वो चीज़ें करते हैं, वहीं पे प्रोफेन जो हम डेली लाइफ में करते हैं, राइट ना। उन्होंने रिलीजन को एक सोशल फिनोमिना की तरह देखा है। वो डर्कहाइम कहते हैं कि जो रिलीजन है वो सोसाइटी का प्रोडक्ट है और वो सर्व करता है सोशल पर्पस रेदर देन सुपरनैचुरल फंक्शन। मतलब वो बोले कि रिलीजन का काम कुछ भगवान से मिलाना नहीं है किसी को। रिलीजन का काम ये है कि जो सोशल ऑर्डर है वो मेंटेन रहे सोसाइटी के अंदर, लोग ज़्यादा कुछ गलत ना करें सोसाइटी के अंदर, गुड थिंग्स होती रहे, गुड एक्शंस होते रहे, उसके लिए जो रिलीजन है वो सोसाइटी के अंदर आया है। उन्होंने एम्फोसाइज किया कि जितने भी रिलीजियस बिलीव्स और रिचुअल्स हैं वो सब कलेक्टिवली साथ मिलकर रिप्रेजेंट करते हैं सोसाइटी की वैल्यूज को और आइडियल्स को। उन्होंने बात की जो फंक्शन है रिलीजन का वो सोशल इंटीग्रेशन लाना है, ताकि लोग एकजुट वाली जो फीलिंग है वो आए, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आए लोगों के अंदर एक दूसरे के साथ, ताकि जो कलेक्टिव रिचुअल्स है वो मेंटेन रहे और वो परफॉर्म हो। वहीं पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया ट्राइबल टोटम जो यूज करते हैं, टोटमिक, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है इन डिटेल, अगर आपको जानना है तो मैं कमेंट में डाल दूंगी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इफ यू वांट टू नो इन डिटेल, राइट। तो उन्होंने ट्राइबल टोटम के बारे में बात की थी, जो कि एक सिंबल्स हैं जो लोगों को एक साथ लेके आ रहे हैं, क्लैन को एक साथ लेके आ रहे हैं, यूनिटी लेके आ रहे हैं। वहीं पे डर्कहाइम बोल रहे हैं कि कलेक्टिव कंसाइंस हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि रिलीजन शेयर्ड बिलीफ और वैल्यूज से चल रहा है जो कि लोगों को एक साथ एकजुट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं तो वो एक तरीके से सेकुलर फॉर्म ऑफ कलेक्टिव कंसाइंस है, जो कि हमें फीलिंग ऑफ बीइंग वन नेशनल, हमें जैसे कि अगर हम नेशनल एंथम गा रहे हैं या फिर अपना जो नेशनल फ्लैग है उसको ऊपर उठता हुआ देख रहे हैं, तो वो जो इंडियन वाली फीलिंग है वो हमें आती है, राइट। तो वो जो रोल है कलेक्टिव कंसाइंस का वो हमें सेकुलर फॉर्म में देखने को मिल जाता है, राइट। तो रिलीजन भी उसी तरीके से वर्क करता है ना। थर्ड आ जाएगा इमोशनल री इन्फोर्समेंट। अब जितनी भी रिलीजियस सेरेमनीज है वो एक इमोशनल सपोर्ट की तरह लोगों के लिए काम करती हैं और री करती है ग्रुप आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल जब हम वेडिंग्स या फ्यूनरल्स की बात करते हैं तो वो ऐसे रिचुअल है जो सोशल बॉन्ड्स को और भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। लोग एक साथ आते हैं, राइट, वो एक साथ कुछ भी सेरेमनीज परफॉर्म कर रहे हैं तो वो कलेक्टिव फीलिंग कि हाँ लोग हमारे साथ है इस सुख में भी दुख में भी, तो वो वाली फीलिंग है वो रिलीजन के द्वारा आती है लोगों के अंदर। वहीं पे रिलीजन एक रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का। डर्कहाइम बोल रहे कि रिलीजन अपने आप पे एक सोसाइटी का मिरर है, जहाँ पे रिलीजियस सिंबल्स और रिचुअल्स कलेक्टिव कंसाइंस और वैल्यूज देते हैं किसी भी ग्रुप को, वैल्यूज उनकी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं वर्शिप ऑफ काउ को जब हम पूछते हैं हिंदुइज्म में, तो वो दिखाते हैं कि जो एग्रीकल्चरल जो वैल्यूज हैं हिंदूज की, उससे वो काउ कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। जब हम हिंदुइज्म में जब सारा जो काम काज है वो गाय से ही जुड़ा हुआ है, चाहे वो गाय हमें दूध देती हो या फिर बैल बैल की मदद से हम अपने जो खेत हैं वो जोतते हो, तो वो इस तरीके से ट्रेडिशनल जो इंडियन सोसाइटी है उसको वो रिप्रेजेंट करती है। इसलिए बोलते थे कि गाय हमारी माता है, बिकॉज उस वही हमें पालन पोषण उसी से होता है। और उसके बाद जो क्रॉप्स भी उग रहे हैं वहाँ पे भी जो मेल काव है उसका बहुत बड़ा एक रोल योगदान हमें देखने को मिलता है, राइट। तो वो बोल रहे हैं कि जो रिलीजन है वो एक सोसाइटी की ही रिफ्लेक्शन हमें दर्शाता है कि कैसे जो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी है वो कैसे वर्क करती है, तो उसकी इम्पोर्टेंस वही सिंबल्स हमें रिलीजन में भी देखने को मिलते हैं। अब वो क्रिटिक कर रहे हैं सुपर
एक्सप्लेनेशन को डर्कहाइम बोलते हैं कि जो रिलीजियस ट्रूथ है या बिलीफ है वो उनके सोशल फंक्शंस में है, ना कि सुपरनैचुरल पावर्स में। वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि रिलीजन डिराइव कर रहा है अपनी पावर कलेक्टिव एनर्जी ऑफ सोसाइटी से, जहाँ पे पिलग्रिमेज हज जैसे एक कलेक्टिव एफर्डेंस क्रिएट कर रहे हैं लोगों के अंदर, ताकि लोग एक कनेक्टेड फील करें एक लार्जर सोसाइटी से, राइट। एक ब्रॉडर सोसाइटी से, एक लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल से लोग कनेक्टेड फील करें। इसलिए ये जितने भी पिलग्रिमेज है या फिर इस तरीके की जो यात्राएं होती हैं वो सोसाइटी के अंदर क्रिएट होती हैं, राइट, कलेक्टिव फीलिंग और एक दूसरे के साथ कनेक्शन बॉन्ड क्रिएट करने के लिए। नाउ एग्जांपल्स ऑफ डर्कहाइम्स आइडिया इन प्रैक्टिस। तो जब हम डर्कहाइम के आइडियाज इन प्रैक्टिस के एग्जांपल्स देखते हैं तो यहाँ पे टोटमिज्म आ जाता है प्रिमिटिव सोसाइटी में। डर्कहाइम ने स्टडी की थी ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिनल सोसाइटी, जहाँ पे उन्होंने देखा था कि कैसे जो क्लैंस हैं वो टोटम को वर्कशिप कर रहे हैं। टोटम्स क्या होते हैं? वो कोई भी नेचुरल जो चीज़ें हैं हमारी, चाहे वो रिवर हो या फिर ट्रीज हो, राइट, उनको वो सेक्रेड मान के उनको पूछते हैं, तो उनको वो टोटम बोलते हैं। ये वाली सोसाइटी, ट्राइब्स या फिर क्लैंस, उसको एमिली डर्कहाइम ने स्टडी किया था। उन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो टोटम है वो अपने क्लैन को इटसेल्फ रिप्रेजेंट कर रही है, वो यूनिटी और आइडेंटिटी की बात करती हैं। तो टोटमिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट इन प्रिमिटिव सोसाइटी। वहीं पे मॉडर्न सेकुलराइजेशन के बारे में बात हुई है, जहाँ पे डर्कहाइम बोल रहे हैं कि जितनी भी मॉडर्न सोसाइटीज़ है वो ट्रेडिशनल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को तो डिक्लाइन कर सकती है, लेकिन जो रोल है, फंक्शन है रिलीजन का, वो अभी भी सोसाइटी के अंदर देखा जाता है। जब हम पेट्रियोटिज्म की बात करते हैं, फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की बात करते हैं, वो अपने आप में रिलीजन के लिए कलेक्टिव आइडेंटिटी का काम कर रहे हैं और मोरल फ्रेमवर्क लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि लोग मोरली वर्क कर सके सोसाइटी में, वो मोरली फंक्शन कर सके और कोई भी गलत काम किसी भी तरीके से ना करें, राइट। वहीं पे रिलीजियस फेस्टिवल और सोशल सॉलिडारिटी का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, जैसे कि कुंभ मेला इंडिया में, जो कि रिलीजियस बिलीफ को रीइंफोर्स कर रहा है, बल्कि काफ़ी सारे लोगों को एक साथ भी लेके आता है डिफरेंट रीजन से, जहाँ पे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर आती है। अब क्रिटिसिज्म भी काफ़ी ज़्यादा मिले हैं डर्कहाइम के व्यू को, क्योंकि जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने बोला कि डर्कहाइम ने सिर्फ जो रिलीजन का रोल है वो कुछ ज़्यादा ही सोशल कोहेजन ही बोल दिया उन्होंने, राइट। क्रिटिक्स ने बोला डर्कहाइम ने जो रिलीजन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, लोगों के अंदर डिविजन्स आ रही है, उसके बारे में तो बात की ही नहीं है। एग्जाम्पल, जब हम रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो जितने भी कम्युनल राइट्स इंडिया में हुए हैं, उसने जो भी आइडिया है रिलीजन का और जो चैलेंज है उसको प्योरली इंटीग्रेटिव बताया, राइट। क्योंकि रिलीजन के बेसिस के ऊपर ग्रुप्स बन जाते हैं, राइट, कि तुम इस रिलीजन के हो, हम इस रिलीजन के। देन कोई भी कम्युनल टेंशन्स अगर होती है किसी भी दो पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों में, तो वो अपने आप में एक अदर लेवल रिलीजन के ऊपर वो डिबेट या फिर वो जो भी वॉर है वो छिड़ जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये डर्कहाइम ने अपनी अपनी स्टोरी में अपने फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में मेंशन नहीं किए, जो कि अब क्रिटिक्स मेंशन कर रहे हैं। देन क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि उन्होंने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को निग्लेक्ट किया है, जहाँ पे डर्कहाइम फोकस कर रहे हैं कलेक्टिव फिनोमेना के ऊपर, जिसको डर्कहाइम ने मिस किया है ऑन द पर्सनल एंड सब्जेक्टिव डायमेंशन ऑफ रिलीजन। तो डर्कहाइम का जो फोकस है वो सिर्फ कलेक्टिव फिनोमेना पे रहा है कि एक साथ एकजुट। उन्होंने इंडिविजुअल और जो सब्जेक्टिव और पर्सनल जो मैटर है रिलीजन का, उसके ऊपर डर्कहाइम ने बात नहीं की है। देन क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि जो एप्लीकेबिलिटी है मॉडर्न सोसाइटीज़ में वो नहीं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज उन्होंने जो थ्योरीज निकाली थी वो सिर्फ प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के ऊपर निकाली थी, और उन्होंने जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, जो प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज़ है, उनके बारे में, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में डर्कहाइम ने नहीं जाना, राइट। जो सिर्फ प्रिमिटिव सोसाइटी जिसमें एक ही पर्टिकुलर रिलीजन के लोग रह रहे हैं उनके ऊपर डर्कहाइम की स्टडी है, और जो प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा रिलीजन्स देखने को मिलते हैं उनके ऊपर डर्कहाइम ने फोकस नहीं किया। और वहाँ के जो
वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है रिलीजन के बारे में, डर्कहाइम ने उसके बारे में बात नहीं की। देन लास्ट में आपका कंक्लूजन आ जाएगा। आप कोई भी आंसर लिखते हैं तो उसके लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना ही लिखना है ना। कंक्लूजन में मैंने मेंशन किया कि जब हम डर्कहाइम की रिलीजन की थ्योरी को एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं वो बात कर रही है कि कैसे रिलीजन से सोशल कोहेजन आ रहा है, कलेक्टिव वैल्यूज रीइंफोर्स कर रही है, और रिलीजन लोगों की लाइफ में एक मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। जहाँ वो फोकस करते हैं इंटीग्रेटिव फंक्शंस ऑफ रिलीजन के, जहाँ पे वैल्यूएबल इंसाइट हमें देखने को मिलते हैं जो कि कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिस्ट ने रिकॉग्नाइज किए डुअल रोल ऑफ रिलीजन, जहाँ पे वो लोगों को एकजुट भी कर रहा है और लोगों के अंदर डिविजन भी आ रही है, राइट। तो इस तरीके से रिलीजन को एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन डर्कहाइम ने स्टडी किया, जहाँ पे उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि कैसे जो रिलीजन है वो इम्पॉर्टेंट है किसी भी ह्यूमन सोसाइटी को शेप करने में, किसी भी ह्यूमन सोसाइटी के अंदर रूल रेगुलेशन फॉर्म करने में, और कैसे लोग फंक्शन कर रहे हैं उसको डिटरमाइन करने में, राइट। तो ये हमारा आंसर था कि कैसे जो रिलीजन है वो सोसाइटी के अंदर, सोशल लाइफ के अंदर इम्पॉर्टेंट है, और एमिली डर्कहाइम के व्यूज़ क्या हैं सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन के ऊपर। तो इस क्वेश्चन के साथ आई कैन से कि अब आपको तीनों जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं सोशियोलॉजी के, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर एंड एमिली डर्कहाइम के व्यूज़ समझ में आ गए, पता चल गए कि कैसे तीनों के व्यूज़ अलग हैं एक दूसरे से, एंड व्हाट ऑल दे थिंक अबाउट रिलीजन विद इन द सोसाइटी। तो इनके ऊपर, इनमें से एक ना एक के ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो मैंने ट्राई किया कि मैं आपको इजी लैंग्वेज में और इजी एक्सप्लेनेशन में आपको तीनों कवर करा दूं। आई होप आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा अपना प्यार दिखाइए कमेंट्स के थ्रू, लाइक करिए वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी एग्ज़ाम बेटर हो, वो भी अच्छा परफॉर्म कर सके। और इम्पॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो ज़रूर देखिए, अगर वो आप देखेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, एंड यू कैन स्कोर इवन बेटर इन योर एग्जाम. So this was our question 6 of BSOC 132. I will see you now with question 7. Till then, study well, study hard, and all the very best for your exams.